आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। पिछले वीडियो में हम राउल्ट का नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। अब उसी राउल्ट के नियम की सहायता से हम आदर्श और अनादर्श विलयन को समझेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि आदर्श कोई भी किसी भी चीज़ के आगे अगर आदर्श शब्द आइडियल शब्द लग जाता है तो होता क्या है कि अगर आदर्श शब्द लग गया है तो वह चीज़ कुछ खास नियमों का पालन अगर पूर्णता कर रही है तो वह चीज़ आदर्श होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे अब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में आदर्श गैस के बारे में पढ़ा था। तो आदर्श गैस में जो होते हैं कुछ खास नियम होते हैं आदर्श गैसों के, अगर उन नियमों को वो पूर्णता पालन कर रही है तो वो आदर्श गैस होती है। ऐसे ही आदर्श विलयन है तो आदर्श विलयन भी आदर्श तभी कहलाएगा जब वो कुछ खास नियमों का पालन कर रहे हो तो आदर्श विलयन कहलाएगा। एक चीज़ और है कि संभवतः दैनिक या हमारे व्यवहारिक उदाहरणों में कोई भी चीज़ आदर्श नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, ठीक है। तो यहाँ हम आदर्श विलयन पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन आदर्श विलयन पूर्णता होता नहीं है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन कोई भी चीज़ आदर्श पूर्णता नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियाँ जरूर होती हैं, क्लियर, ठीक है। ऐसे मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति पूर्णता आदर्श नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे अब ये आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, समझिए यहाँ पे। तो पहला आदर्श विलयन क्या है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियमों का पालन करें आदर्श विलयन कहलाते हैं, क्लियर। राउल्ट का नियम क्या था, ये कल हमने आपको बताया था कि ये जो P बराबर P0x1, P1 बराबर P1 और P2 बराबर P2 या फिर और करके हमने टोटल वाला निकाला था तो PT बराबर P1 प्लस P2। अगर ये राउल्ट के नियम को पालन कर रहे हैं तो वो विलयन आदर्श विलयन कहलाएंगे, ठीक। जबकि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियमों का पालन ना करें उनको हम अनादर्श विलयन कहेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, ये राउल्ट का नियम है, ये पालन नहीं कर रहा है। P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1, ठीक है। P2 नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2, क्लियर। यहाँ पे देख रहे हो PT बराबर P1 प्लस P2, मतलब राउल्ट के नियम को ये पालन नहीं कर रहे हैं। तो जब राउल्ट के नियम को पालन ना करें तो ऐसे विलयन को हम अनादर्श विलयन कहेंगे। अनादर्श विलयन यहाँ पे आप देखोगे ये दो तरीके का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कैसा, बताओगे आप, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। काय का धनात्मक विचलन, तो अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन, या ये कह सकते हो राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन, कुछ भी आप कह सकते हो। तो इसमें देखो बच्चों, क्या धनात्मक विचलन क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आप पहले ये देख रहे हो, ये विलयन का वाष्प दाब था ना किसी उसका, तो ये वाष्प दाब अगर ज़्यादा हो जाए, इसका मान देखो इसमें क्या बराबर नहीं है, तो मतलब दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो अगर ज़्यादा है वाष्प दाब तो धनात्मक विचलन होगा, अगर कम है तो ऋणात्मक विचलन होगा, ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो यहाँ पे देखो इस ग्रेटर देन लगा हुआ है ना सब में, तो अगर ज़्यादा है तो धनात्मक विचलन, अगर लेस देन लगा हुआ है, कम है तो ऋणात्मक विचलन। तो यही बात लिखी हुई है, जब वाष्प दाब दिए गए वाष्प दाब से अधिक हो, जब वाष्प दाब दिए गए वाष्प दाब से, ये दिया गया वाष्प दाब है, इससे अधिक हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, धनात्मक विचलन। और जब वाष्प दाब, ये वाष्प दाब दिए गए वाष्प दाब से कम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन। तो इन दोनों का अध्ययन हम आगे करेंगे, ठीक है। पहले आप इतना समझ लो कि अनादर्श विलयन में जो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक विचलन वाला, एक ऋणात्मक विचलन वाला। धनात्मक विचलन वाले में क्या होता है, वाष्प दाब जब अधिक होता है, ठीक है, दिए गए वाष्प दाब से, और वाष्प दाब जब कम होता है दिए गए वाष्प दाब से, तो वो कौन सा होता है, ऋणात्मक विचलन, क्लियर। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट देखो पढ़ते हैं, किसका, आदर्श विलयन का। तो दूसरा पॉइंट क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। इसका मतलब आप समझिए, एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा से। क्या मतलब होता है, ऊर्जा से। तो देखो हमने जो विलयन बनाया था, जब राउल्ट का नियम आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एक द्रव पहला होता है, एक द्रव दूसरा होता है। दो पात्र में द्रव थे, उनको घोल दिया था एक साथ में, घोल करके तीसरे पात्र में रख दिया था, तब विलयन बना था कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये पहला वाला पात्र है, ये दूसरा वाला पात्र में द्रव है, ये पहले वाले पात्र में, दूसरे वाले, इन दोनों को जब घोलेंगे तभी विलयन बनेगा कि नहीं। अच्छा, तो इसकी अपनी कुछ ऊर्जा रही होगी, इसकी भी अपनी कुछ ऊर्जा रही होगी। मान लेते हैं इसकी ऊर्जा 2 जूल है, इसकी ऊर्जा भी 2 जूल है, और जब इनको घोल करके नया विलयन बनाएंगे तो इसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 4 जूल। मतलब ऐसा ना कम हो ना ज़्यादा हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होना चाहिए, शून्य। आदर्श विलयन में एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है, शून्य। तो यही लिखाया है, एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है, शून्य, यानी डेल्टा H बराबर 0, क्लियर। एंथैल्पी में परिवर्तन को डेल्टा H से प्रदर्शित करते हैं।
लेकिन अनादर्श विलयन में एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है? शून्य नहीं होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर विलयन अनादर्श है तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, मान लो एक ये पहले देखो, इधर समझ लो, इस तरीके से समझा देते हैं। ये मान लेते हैं पानी है और यहाँ पे ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। इनको जब इसका मान लेते हैं, इसकी ऊर्जा पहले थी 2 जूल, इसकी ऊर्जा थी 3 जूल। इसको जब घोल दिया एक में तो विलयन बनेगा कि नहीं? और जब इसको घोल दिया तो इसकी ऊर्जा रह गई 4 जूल। कितनी रह गई? 4। जब घोल दिया तो 4 जूल रह गई। बात समझना मेरी। इसको अगर हम घोलेंगे तो 5 जूल आनी चाहिए, लेकिन ये आदर्श विलयन में होता है। लेकिन अगर इसी को घोल करके जब हमने इसको नापा तो ऊर्जा 4 जूल आ गई, तो इसका मतलब ये अनादर्श विलयन है। अनादर्श विलयन में क्या होगा बच्चों कि एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। भाई यहाँ देख रहे हो, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ 5 हो रहा है और यहाँ 4 हो रहा है, क्या परिवर्तन शून्य है क्या? इधर देख रहे हो, इधर 1 का परिवर्तन हो गया, कम हो गया ना, ठीक। तो अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है? शून्य नहीं होता। तीसरा पॉइंट बच्चों देख लो, आयतन परिवर्तन शून्य होता है। किसमें? आदर्श विलयन में। आदर्श विलयन में आयतन का परिवर्तन शून्य होता है। मतलब ये समझ लो, जैसे यहाँ पे हमने पानी लिया था और अल्कोहल लिया, देखो इधर, तो 2 लीटर पानी लिया और 2 लीटर अल्कोहल लिया। जब अगर इसको घोलोगे तो कितना बनेगा? 4 लीटर बनेगा। तो इसमें आप देख रहे हो, पहले भी 4 लीटर था और बाद में भी 4 लीटर हुआ, तो क्या इसमें आयतन बदला? क्या नहीं बदला। आयतन में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। यानी आदर्श विलयन अगर है तो आयतन में परिवर्तन बिल्कुल 0 होता है। लेकिन अनादर्श विलयन है, अगर ये अनादर्श विलयन है तो आयतन में परिवर्तन कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हो। अगर अनादर्श विलयन है तो आप इसको घोलोगे तो मान लेते हैं ये 2 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो ये जो तुम्हारा ये पात्र निकल के आया 3.92 लीटर निकल के आया। कम हो गया कुछ या कुछ ज़्यादा हो जाए, कुछ भी आप समझ लो। तो अगर कुछ परिवर्तन आ गया, इसमें आ गया कि नहीं? यहाँ देखो 4 लीटर है और यहाँ कुछ कम हो गया, तो जब कम हो गया तो आयतन में कमी आ गई कि नहीं? तो इसका मतलब जो अनादर्श विलयन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है? तो उसमें आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। यानी डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे डेल्टा V बराबर 0, ठीक। तो ये 3 कंडीशनें आपको याद रखनी है, आदर्श विलयन की और ये अनादर्श विलयन की। पहला, आदर्श विलयन वे जो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अनादर्श विलयन क्या होते हैं? जो राउल्ट के नियम का नहीं पालन करते हैं। दूसरा, आदर्श विलयन जो होते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है, जबकि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी में परिवर्तन 0 नहीं होता। तीसरा परिवर्तन आपको याद रखना है कि आदर्श विलयन में आयतन में परिवर्तन जो होता है वो 0 होता है, जबकि अनादर्श विलयन में आयतन में परिवर्तन 0 नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट बचा है, वो भी हम आपको लिखा देते हैं, तो इसको मिटा दें पहले, ठीक है। चौथा पॉइंट देख लो बच्चों कि मान लेते हैं, देखो इधर हमने आपको कल बताया था राउल्ट के नियम में, ये पहला द्रव है, ये A नंबर का द्रव है, ये दूसरा द्रव है, ठीक, ये B नंबर का है, और ये तीसरा जो इन दोनों को घोल दिया जब हमने तो A + B दोनों आ जाएंगे। मान लिया जो इस पहला जो द्रव है, इधर देखो, पहला जो द्रव है, इनके बीच अणुओं के बीच जो बल लग रहा है, तो वो मान लिया A डॉट ए। बात समझना, इसके बीच अणुओं के बीच जो बल लग रहा है वो A डॉट 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 ए लग रहा है, ठीक। इसके अणुओं के बीच जो बल लग रहा है वो B डॉट डॉट बी लग रहा है। तो इसके अणुओं के बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा बच्चों? तो A B दोनों जुड़ चुके हैं ना, यहाँ A + B दोनों विलयन जुड़े हैं ना, यहाँ A था यहाँ B था, इन दोनों को जोड़ दिया तो A + B हो जाए कि नहीं। तो इनके बीच जो बल लग रहा होगा वो लग रहा होगा A डॉट B। बात समझना, तो इनके बीच देखो ये वाला जो आकर्षण बल है, A के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, B के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, और AB के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, ये आपस में बराबर हो, ऐसा कह सकते हैं। ये आपस में कैसे होंगे? बराबर। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? क्या बताया बच्चों? आदर्श विलयन में जो अलग अलग द्रव है उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, तो उनका विलयन जब बना देंगे तो उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है उनके बराबर होता है, जबकि अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता। अनादर्श विलयन में कैसा होता है? देखो, ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, और ये जो बड़ा सा कंटेनर ले लिया है ये AB है, यानी दोनों को मिला दिया उसमें। तो इसके बीच जो बल लग रहा है A डॉट A, इसके बीच जो बल लग रहा है B डॉट B, इसके बीच जो बल लग रहा होगा वो A डॉट B। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा बच्चों कि इनके बीच जो ये बल लग रहा है, ये बल लग रहा है, ये आपस में बराबर नहीं होगी। बात समझ पाए कि नहीं? इतनी बात समझ पाए? आदर्श विलयन में जो ये बल होंगे, ये बल ये बल ये बल आपस में बराबर होंगे, लेकिन अनादर्श विलयन में ये बल ये बल ये बल आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक, क्लियर? या ये कह सकते हैं कि आदर्श विलयन में जो अंतराण्विक बल होता है, ठीक है,
वो पहले द्रव के और दूसरे द्रव के अंतराणुविक बल जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, विलयन के अंतराणुविक बल के बराबर होता है। जबकि इसमें जो लगने वाला अंतराणुविक बल होता है वो विलयन के अंतराणुविक बल के बराबर नहीं होता। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? इसको भी आप